जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं अंबेडकर भवन में आया हूं। आज आपको अंबेडकर भवन का जो इतिहास है उसको बताऊंगा कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर जो इस अंबेडकर भवन को बनाया था, कब बनाया था, यहाँ का क्या इतिहास है, और साथ में जो बाबा साहब का स्टेचू पार्लियामेंट में जो लगा था उसको हटा दिया गया है, उसके बारे में सर से हमारे बीच में कुंवर सेन बौद्ध जी बैठे हैं जो यहाँ के बहुत सीनियर वर्कर हैं, यहाँ के देखभाल करते हैं, इनको सारा जानकारी है। तो इनसे पूछूंगा कि आखिर ये बाबा साहब का अंबेडकर का जो इतिहास है क्या है और बाबा साहब यहाँ कब तक रहे, कैसे रहे। सर आपको जय भीम। जय भीम। सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाबा साहब अंबेडकर का ये वन है ये कब बना था, कैसे बना था, इसका इतिहास थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं। ऐसा है मित्र, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जब कैबिनेट मिशन यहाँ बना तो कैबिनेट मिशन के साथ ही जो पहली एग्जीक्यूटिव फॉर्म हुई उसमें बाबा साहब अंबेडकर लेबर मिनिस्टर के रूप में स्थापित हुए। तो वो लेबर मिनिस्टर थे और उसी टाइम पर ये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट भी उनके अंडर था। तो ये जो जमीन है बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी जेब से 4,500 रुपया देकर LNDO से, तो जब ये देश आज़ाद हो गया तो उसका जो मालिक है वो LNDO बन गया। तो यहाँ लुटियन जोन में LNDO था, तो LNDO से बाबा साहब अंबेडकर ने 4,500 रुपये में 2 एकड़ जमीन खरीदी। ये 2 एकड़ में बना हुआ भवन है। उसके बाद हम लोगों के प्रयास से 1.5 एकड़ जमीन और एडिशनल जोड़ी है, तो टोटल 3.5 एकड़ जमीन है। वो स्कूल के लिए जमीन है, तो उसमें जो है स्कूल के लिए हमने रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर है उनको 2017 में एप्लीकेशन की है कि भाई हमको यहाँ परमिशन दो, हम इसमें यहाँ बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग बनाएं। ये जो है बाबा साहब का हॉस्टल के रूप में बाबा साहब ने इसको इस्तेमाल किया था। अब स्कूल की बिल्डिंग की परमिशन अभी तक मिली नहीं है, इसलिए वो जमीन खाली पड़ी है और हम उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये 7 जून 1946 को ये संस्था बनी और ये पहली संस्था है जो ऑल इंडिया लेवल पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में मान्यता प्राप्त ये संस्था है। एक ही संस्था है पूरे देश में जो शेड्यूल कास्टों के नाम से रिकॉग्नाइज है। एक बात। दूसरी बात, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो बैरिस्टर एन शिवराज थे। वो फोटो है, 1 मिनट दिखा सकता हूँ कि ये फोटो जो है बता रहे हैं ये पहले अध्यक्ष थे वो। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि पहले अध्यक्ष ये जी जी ये मिस्टर नवीन श्याम स्वराज। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, जी, ये ऐसा है कि बाबा साहब अंबेडकर इनको अपना बड़ा भाई मानते थे और बाबा साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसके भी ये अध्यक्ष थे। सर मैं थोड़ा रोकूंगा, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था या RPI था? बाद में RPI आती है, आप सुनिए। हाँ हाँ, पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। अच्छा। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1936 से अपनी पार्टी से इलेक्शन फाइट किया कई जगह। अच्छा। चलते चलते बाबा साहब ने खुला पत्र नाम से, RPI के नाम से खुला पत्र लिखा जिसमें कुछ समाजवादी लोगों से बातचीत की थी कि भाई तुम आपस में हम मिलके और एक बड़ी पार्टी फॉर्म करते हैं, आप बेशक नेतृत्व करो, मैं आपका साथ दूंगा। बाबा साहब ने ऐसे करके डॉक्टर लोहिया, SM जोशी और दूसरे सब जो लोग थे सोचते हैं, इन सबको बात की थी। तो उसके चलते चलते बाबा साहब अंबेडकर बीच में 5 दिसंबर की रात में 6 दिसंबर 1956 को हम सबको छोड़ के चले गए। उसके बाद जो संगठन बचा था, ये अध्यक्ष थे, तो इनके नेतृत्व में नागपुर में 8 लाख आदमी की पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहाँ मीटिंग हुई। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो थे वहाँ के हरिदास आवड़े, एडवोकेट हरिदास आवड़े सेक्रेटरी थे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का फॉर्म किया और वहाँ प्रस्ताव लाए कि भाई हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को डिस्टर्ब करते हैं और उसकी जगह RPI को हम फॉर्म करते हैं। तो सब लोगों ने समर्थन किया, 8 लाख लोगों ने
और फिर इन्हीं को जो जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के चेयरमैन थे उनको ही उसका चेयरमैन, आरपीआई का चेयरमैन पहला बैरिस्टर एन शिवराज को बनाया। और सर थोड़ा रोक रहा हूँ आपको, भाई आपसे जानकारी, तो बाबा साहब से क्या है आपकी मुलाकात हुई थी कभी? नहीं, बाबा साहब की मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं बचपन से जैसे देखा, मैं 10 साल का था जब बाबा साहब गुजर गए जी। तो मुझे इतना पता था कि बाबा साहब गुजरे हैं। जब हम आगरा में थे तो पूरा आगरा बंद हो गया था। हाँ हाँ। इतना पता था, लेकिन हम ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ना होश था, लड़कपन था। लेकिन जब जैसे जैसे मेरी स्टडी है तो मैं बचपन से ही बाबा साहब के मिशन से जुड़ा हूँ, आरपीआई से जुड़ा हूँ। तो बाबा साहब क्या इस अम्बेडकर भवन में आके रहते थे? नहीं, आके तो उनको जो है पृथ्वीराज रोड पे उनको कोठी अलाट थी। हाँ हाँ। उसके बाद में 26 अप्रैल पर रोड जो है हाँ। वो कोई कस्टोडियन का था, तो वो किसी का मुकदमा जितवाया बाबा साहब ने, वो जब उसने उनको बाबा साहब को दान कर दी तो वहाँ रहते थे। लेकिन ये उन्होंने कर्म भूमि बनाई अच्छा अपनी, और कर्म भूमि बनाकर ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट दिल्ली शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर्ड की, और वो रजिस्टर्ड आज तक है। हाँ हाँ। 1946 का हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, 7 जून 1946 हाँ हाँ। वो संस्था, और उसमें 17 आदमी हमारे काम कर रहे हैं। पहले वर्किंग प्रेसिडेंट यही थे, बैरिस्टर एन शिवराज। उसके बाद में अभी तक, अब मैं समझो मैं लास्ट हूँ, उससे मेरे से पहले जो है 10-5 अध्यक्ष बदल गए, इतने इतिहास सर मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ कि जैसे बाबा साहब ने जब ये जमीन लिया, बनाया अम्बेडकर भवन, तो किस उद्देश्य से ये बनाया था? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्टों के उद्धार के लिए हाँ ये संस्था बनाई थी। हाँ। और ये जमीन खरीद के उन्होंने ये दी थी। हाँ हाँ। और पहल जब ये संस्था ऑर्गेनाइज हुई थी हाँ। तो लोगों ने बहुत शेड्यूल कास्ट के भले के काम किए थे। क्या करना चाहते थे इस यहाँ पर देखिए रोजगार कार्यालय भी था। हाँ हाँ। यहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्या भी चलता था। जी जी, रोजगार कार्यालय तो मुझे भी पता है कि यहाँ पर लगा होता था, लोग एम्प्लॉयमेंट के आपका नाम आते थे। और पहले ये संस्था शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट भी अलाउड करती थी जी। अभी वो सब बंद हो गए। अच्छा। और वो रोजगार कार्यालय उसकी थोड़ी आती है, बड़ी बड़ी पोस्टें, छोटी मोटी कोई नहीं आती। उसके बाद में यहाँ टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है जी, वो भी चलता है सेंटर, वो भी बंद हो गया? नहीं, वो थोड़ा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। ये लड़का उसका इंचार्ज है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो ये चला रहा है तो। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा ये है कि समता सैनिक दल ये बाद में 85 में आए, तो ये 85 में ये फॉर्म किया, और ये समता सैनिक दल को इनको 2 कमरे हमने दिए हैं। भारतीय बौद्ध महासभा जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कन्वर्शन किया वैसे ही जो है भारतीय बौद्ध महासभा को यहाँ ऑफिस दिया गया, और ये बुद्ध विहार बना के दिया। तो हमने बुद्ध विहार पीछे बना के दिया हुआ है, ऑफिस भारतीय बौद्ध महासभा का यही से चलता है। तो यहाँ से भारतीय बौद्ध महासभा। एक चीज और आपसे पूछूंगा कि पीछे जो बुद्ध विहार है उसमें बाबा साहब का अस्थियां रखी हुई है, तो वो अस्थियां कौन ला के रखा है और कब रखा है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का 7 दिसंबर 1956 में उनका दाह संस्कार हुआ। हाँ। चैत्य भूमि है जी, चैत्य भूमि दादर में। वहाँ से हमारे जो वयोवृद्ध सोहनलाल शास्त्री बाबा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो अस्थियां लेकर, और भी 2-4 उनके साथ आदमी थे, तो वो अस्थियां लेकर यहाँ आए, और जभी से वो अस्थियां यहाँ स्थापित हुई। उस पर डेट लिखी हुई है, और वो वहाँ पर। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर जैसे लोग कोई वर वधू शादी करना चाहते हैं तो यहाँ आके शादी भी करते पहले? हाँ जी, अभी भी करते हैं। हाँ। कोई आते हैं जो बहुत धर्म से शादी करना चाहते हैं, वो उनको वहाँ शादी वादी कराई जाती है। और बुद्ध विहार हमारा इसीलिए है, वहाँ उनको सब करते हैं इंतजाम। और ऐसी शादियाँ जो गरीबों की हैं, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, हम फ्री में ये सारे काम करवाते हैं। अब आइए आप बात स्टैचू की है। अच्छा, जो चीज और जानकारी हमें दीजिए, ये पीछे बाबा साहब के किस स्टैचू छोटा सा लगा है और एक बड़ा सा लगा है, ये दोनों का इतिहास थोड़ा बताएंगे, वो कब लगा और ये कब लगा? ये जो बाबा साहब का संगमरमर का स्टैचू देख रहे हैं, हाँ, वो पूरे देश में पहला स्टैचू है। हाँ। ये 1957 में यहाँ के जो चौधरी लोग थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा कर। चौधरी मतलब जो हमारे दलित समाज के जो वयोवृद्ध लोग थे। अच्छा है ना, दलित समाज के वयोवृद्ध लोग थे, और जो पार्टी से भी जुड़े हुए थे, आरपीआई से, उन लोगों ने ये स्टैचू लगाया। अच्छा।
तो ये 57 में ये स्टैचू लगा है। हाँ। उसके बाद में जब ये हमारी संस्था काफ़ी थी, जब ये बिल्डिंग बना रही थी, तो जब बिल्डिंग बनी, ये 4 मंजिल की बिल्डिंग हमारी संस्था ने बनाई 1995 में, तो तभी जो है 90 में, हाँ जी। और ये जो है स्टैचू, ये जो बड़ा सा लंबा है, तभी एक स्टैचू कमेटी हमारे यहाँ फॉर्म हुई। हाँ। और फिर ये स्टैचू यहाँ ये लगाया है। ये किसके नेतृत्व में लगा सर? ये हमारे चेतराम भास्कर जनरल सेक्रेटरी थे। हाँ। और हमारे SC कैन, हाँ, वो यहाँ पर प्रधान थे। हाँ। उनके नेतृत्व में ये, और ये हमारे दौलत राम जी जॉइंट सेक्रेटरी थे। अच्छा। तब ये स्टैचू लगा था और अभी तक। और बीबी मोरिया से इसका उद्घाटन कराया। जी जी। तो अब तो यहाँ के बारे में हो गया। अब जो पार्लियामेंट में स्टैचू लगा था, उस दिन आप एक मीटिंग में बता रहे थे कि 2 अप्रैल सन 1967 में लगा था BP सिंह मौर्य के और नेतृत्व में, और बहुत से हमारे औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहाँ बहुत कुर्बानी दिया। बहुत से औरतें वहाँ बच्चा भी पैदा किया, तो बहुत से लोग शहीद हुए, तब जाके वो मूर्ति लगी। हाँ। तो उसका क्या इतिहास है? ऐसा है कि हमारे भूमिहीन आंदोलन RPI ने छेड़ा था 1964 में। तो वो भूमिहीन आंदोलन जब छेड़ा था, तो पूरे देश से 3,65,000 लोग जेलों में गए थे। उसमें जो 16 मांगे थी, 16 मांग का चार्ट ऑफ डिमांड हमने प्राइम मिनिस्टर को दिया था। तब लाल बहादुर शास्त्री थे। तो 16 डिमांड जो है हमारी, उन 16 डिमांडों में एक डिमांड ये भी थी कि बाबा साहब का यहाँ बड़ा एक स्टैचू लगना चाहिए, और सेंटर हॉल में बाबा साहब का फोटो लगना चाहिए। रिजर्वेशन को पूरा करना चाहिए, रिजर्वेशन को चालू करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, जो सरप्लस लैंड है, बंजर भूमि है, वो शुभ कास्टों में बांटी जाए, और इनके लिए रहने के मकान की जगह। एक चीज और क्लियर कर दें, जो स्टैचू वहाँ पार्लियामेंट में लगा था, तो वो सरकार का पैसा लगा था कि आम जनता का पैसा लगा? ऐसा है कि वो जो स्टैचू है, हाँ। तो वो BP मौर्य और दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में, हाँ। रिपब्लिकन पार्टी के हाँ। नेतृत्व में वो स्टैचू की वो हुई। हाँ। तो उसके लिए जो चंदा है वो हमारी जनता से, रिपब्लिकन जनता से चंदा इकट्ठा किया गया 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख के लगभग। तब वो स्टैचू खरीदा, और वो पहला स्टैचू नहीं है, उससे 2 स्टैचू पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। ये तीसरा स्टैचू है। 2 स्टैचू पहले रिजेक्ट हुए, उनमें से एक स्टैचू बम्बई के चैम्बूर शहर में लगा हुआ है, और एक हमारे पूज्य बनते शांत रक्षक जो अम्बेडकर भवन में ही रहते थे, वो अपने गांव ले गए खरीद करके। तो 2.5 लाख रुपए का बाग, इसका जो बनाने वाला है वो बाग है, बाग स्टैचू का, उससे बनते जी बम्बई से लाए थे, और वो अपने गांव में ले जाके उन्होंने उद्यान बना के वहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगाया है। ये तीसरा स्टैचू है। जब ये लगा तो 2 अप्रैल 1967 को ये स्टैचू लगा, और इस लगने के पीछे ये था कि यशवंतराव चौहान जो रक्षा मंत्री थे, वो दादा साहब गायकवाड़ की वजह से मेंबर पार्लियामेंट बनते थे, लोकसभा में जीत के आते थे नासिक से। वो दादा साहब गायकवाड़ के आशीर्वाद से जीत के आते थे, तो वो दादा साहब की बहुत इज्जत करते थे। तो दादा साहब के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि उनके नेतृत्व में ये स्टैचू लगे, और फिर ये जगह अलाट हुई। इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, तो फिर ये इंदिरा गांधी ने जगह अलाट की और ये लगाया गया। उस वक्त पे भी हमारे लोगों का कहना ये था कि क्या एक कोने में स्टैचू लगाया है, हम बाबा साहब का सामने लगना चाहिए पार्लियामेंट का ये वो। लेकिन वो बहुत, उसका जो पैटर्न स्टाइल है वो बहुत ऊंचा था, 12.5 फुट का, इसलिए। और जब वो पार्लियामेंट का स्टैचू लगता था तो वो पार्लियामेंट से बिल्कुल मेल खा जाता था। तो खैर बहुत सुंदर लगता था, बहुत अच्छा, और पार्लियामेंट की इज्जत भी बनती थी उससे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, इसलिए वो उनका बहुत महत्व था उस स्टैचू का। सर अभी इसमें रोकूंगा आपको, एक चीज और हमें क्लियर कर दीजिए कि जो वहाँ 14 अप्रैल 6 दिसंबर को बहुत बड़ा मेला लगता है, तो ये स्टार्ट कब से हुआ? क्या जब स्टैचू लग गया उसके पहले से लगता था, जो लगने के बाद स्टार्ट हुआ, कब से शुरू हुआ ये? जैसे 2 अप्रैल को ये लगा, हाँ, तो 14 अप्रैल को तो ये हमारी संस्था हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर पे माला अर्पण करती थी। अच्छा, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ, उसके नेतृत्व में स्टैचू की साफ सफाई और उस पर हार माला ये सब होती थी, और नेता लोग वहाँ आकर के वही जो 67 के बाद 14 अप्रैल आया, वो तब उसी से? हाँ, हाँ, जो 67
2 अप्रैल के बाद 67 में हाँ। पहला जो 14 अप्रैल आया, हाँ। तभी से हम दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन हाँ। उसकी देखरेख और साफ सफाई करती थी हाँ। और हारमाला चढ़ाती थी। उसके बाद से वो लोग धीरे धीरे वहाँ गैदरिंग बढ़ती सर है। इसमें और एक चीज़ हमें बता दीजिए, तो जब वहाँ पे मेला लगने लगा तो क्या गवर्नमेंट से वहाँ परमिशन लेना पड़ा, क्या स्वतः लोग जाने लगे वहाँ अपना मेला लगाते थे, माला अर्पण करते थे? उसका क्या ऐसा है कि जैसे लोग जो है माला अर्पण करने जाते, वो माला अर्पण करने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी पार्टियों के बड़े हेड हैं वो सब लोग आते हैं और जनता भी जाती है पूरे देश की। इसके साथ में ही फिर क्या था कि जब पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा आती थी तो हमारे लोग जो किताबें बेचते हैं, कुछ कैलेंडर बेचते हैं, कुछ लोग झांकियाँ लेके आते हैं। तो झांकियाँ लेके वो जैसे लाल किले से जलूस निकालते थे हम लोग, तो पहले वो लाल किले से वहीं जाते थे। अच्छा। पार्लियामेंट पर। अच्छा। पार्लियामेंट से फिर वो लाल किला जाते थे। अच्छा। तो इस तरीके से ये गैदरिंग बढ़ती गई। हाँ। बढ़ती गई वो वहां से लेके पार्लियामेंट से लेके और सरदार पटेल चौक तक, हाँ। ये दोनों साइड जो है हमारे लोगों की दुकानें और लोगों को खाना, प्रसाद, जल वितरण और इस तरीके से ये सब होता है और वो चला आ रहा है ऑटोमेटिकली। सर उस समय तो इतना समाज जागृत नहीं था, तो इतना आप लोग बता रहे हैं कि इस तरह से पार्लियामेंट में बाबा साहब को मनाने के लोग आते हैं, लेकिन इतना आज तो समाज बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, जागरूक हो गया है, लेकिन ये क्या कारण है कि आज समाज सोया हुआ है? बाबा साहब को मूर्ति तोड़ी नहीं, हटा दिया गया है, लेकिन लोग निकल रहे हैं, लोगों के अंदर गुस्सा नहीं दिख रहा है कि बाबा साहब का मूर्ति क्यों हटाया गया और उतना छोटे कद पे लगा दिया, जबकि 12 फुट बता, आज 4 फुट पे लगा दिया है। तो लोगों के अंदर क्यों उत्साह बाबा के प्रति कम हो गया? ऐसा है मान्यवर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, इस सरकार ने क्या किया है कि एक तो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, तो कोई सरकार नहीं थी। तो जब ये पार्लियामेंट का रिजल्ट आ रहा था तो उससे पहले एग्जिट पोल आया है। तो एग्जिट पोल की भीड़ में इनको पता था, इनकी नीयत जो ठीक नहीं थी, शरारती नीयत है कि इन्होंने जो है रात के अंधेरे में 2 बजे, जैसे एग्जिट पोल का रिजल्ट आ रहा है तो लोग टीवी में लगे हुए हैं, खबरों में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ बहुत लोगों में रोष था और उस रोष के कारण लोग तो उधर लगे थे और इन्होंने उसका फायदा उठाकर रात के अंधेरे में 2 बजे बाबा साहब अम्बेडकर का ये तोड़ दिया पेट्रोल स्टैंड और स्टैचू को वहाँ 4 फुट का बना के वहाँ खड़ा कर दिया है। और उसके साथ में अब ये इन्होंने कहा कि भाई इसको ये करेंगे, बड़ा विद्रोह हो जाएगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के लोग भड़क जाएंगे। और जैसे जैसे लोगों में ये बात आग की तरह फैलती जा रही है, पूरे देश में इसके लिए गुस्सा है, रोष है। और देखना आप 26 तारीख को ये है, उसके बाद कहाँ कहाँ प्रदर्शन होते हैं, क्या क्या होता है, ये आप देखिए। दूसरी बात क्या है कि ये सरकार की नीयत ठीक नहीं है जो इस तरीके से इन्होंने किया है। और चूंकि अध्यक्ष वो जो पार्लियामेंट का पूरा जो परिसर है वो लोकसभा स्पीकर के अंदर आता है। सर एक चीज मैं आपको रोक रहा हूँ कि जो आप 26 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें करोगे क्या? तो क्या प्रदर्शन करोगे या सरकार के खिलाफ कुछ आवाज करोगे? आप करोगे क्या 26 तारीख को? ऐसा है कि हमारा ये प्रोग्राम है जन जागरण का। शांतिपूर्वक करोगे ना? शांतिपूर्वक हम जन जागरण के लिए कर रहे हैं। पहले हम जो है वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, लोगों को जगाएंगे, बुलाएंगे, आएंगे। जब उसके बाद में देखेंगे फिर वहाँ हम धरने का प्रोग्राम, अच्छा, धरना देंगे। और धरने देने का भी मतलब यह है कि कंटिन्यू जब तक स्टैचू दोबारा स्थापित ना हो, इस तरीके से हम मुहिम छोड़ना चाहते हैं और लोगों से सहयोग मांगना चाहते हैं कि सब लोग जो है बाबा साहब में जैसी आपकी आस्था है, पुनः आकर के आप जो है वहाँ आइए और सब लोग जो है इस सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करें। जी सर, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूं सर कि आपको थोड़ा कड़वी सवाल होगा, आपको इस बात का आप उत्तर देंगे कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अम्बेडकर भगवान के जितने पदाधिकारी हैं, आप बुजुर्ग लोग हैं, नए लोगों को क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आप लोग अभी तक ढो रहे हैं, नए लोगों को क्यों नहीं जगह दे रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है नवयुवक को जी। अभी हमारा जो है ना, जो कैशियर है वो नवयुवक ही है, महेंद्र भास्कर, दौलत राम जी में हम उम्र हैं, बाकी और हमारे सब साथी बुजुर्ग हैं। क्योंकि ये जो कमेटी है, इस कमेटी के प्रति शरारतपूर्ण रह करके
कुछ हमारे लोग पढ़े लिखे जो IAS और IPS लोग थे, उन्होंने एक पैरेलल संस्था खड़ी की और पैरेलल संस्था खड़ी करके इस पर मुकदमा डाला गया। मतलब वो पैरेलल संस्था का नाम बता दीजिए। पैरेलल संस्था दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। हाँ। और फिर उसके ऊपर दावा डाला कि भाई ये हमें दो। अच्छा। हाँ, ऐसे उन्होंने, लेकिन वो मुकदमे हार गए। 20 मुकदमे हमारे पे लगे, हम अभी तक लड़ रहे हैं। 4 मुकदमे रह गए, बाकी सब हार गए। और उसमें जब ये जवाब मांगा उस पैरेलल संस्था से कि भाई तुम किस तरीके से, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन धारा ये और ये 4 ये कहती है, तो अब आप 3 साल में चुनाव कराते हैं और अब आप कहाँ खड़े हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और अब हमारे को जब देखते तो हम देखिए सारी चीज़ें फुल फ्लोट प्लेस करते हैं, इनकम टैक्स का है, सारी चीज़ें हैं जो भी हमारी जगत पड़ते हैं। रेगुलर हमारी जो है ना वो रजिस्ट्रार ऑफिस में हर साल हम इसकी जो है अपनी कार्यकारिणी घोषित करके भेजते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा सब चेक था और उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उनका मुकदमा डिसमिस कर दिया और ख़त्म कर दिया। हाँ, 1 अगस्त को फिर उसी के आधार पर और भी मुकदमे ये खत्म हो गए, लेकिन अभी 4 मुकदमे फिर भी हैं। वो लड़ाई झगड़े का मुकदमा था, वो एक उसमें, तो उसमें थोड़ा जुर्माना हुआ दिया, तो वो हमने किया है हमारी संस्था ने। तो अभी आज के टाइम में अब ये जो आप पुराने लोग देख रहे हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो उसमें कई तरीके हैं, कई बातें हैं। एक तो हमारे नए बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है इसके लिए। दूसरी बात सर यहीं पर मैं आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं है उसका भी तो कुछ रीजन, आप तो बुजुर्ग हैं, आप तजुर्बाकार हैं, इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो धर्मांतरण का प्रोग्राम है, धर्मांतरण का प्रोग्राम यानी तमाम बुराइयों से हटाकर अच्छाई की तरफ लाने का प्रोग्राम है पूरा। अब क्या है कि लोगों को अभी भी, हमारे लोगों को इन चीज़ों से परहेज लगता है कि हम कैसे अपने उनको कुरीतियों को छोड़ें। तो जो लोग कुरीतियां नहीं छोड़ना चाह रहे हैं वो अभी इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन जिन लोगों ने ये कर दिया वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, यहाँ भी हैं। तो इस तरीके से वो क्योंकि बाबा साहब के उन्होंने एजुकेशन को और धर्म को सही तरीके से समझा है। कुछ लोग नहीं आ रहे हैं हमारी संस्था में। जैसे अब हमारे सामने ये समस्या है कि अगर कोई मान लो अगर गलत एलिमेंट आ गया या असामाजिक तत्व इसमें घुस गए तो ये जगह तो हमारे लोगों से चली जाएगी। सर आपसे एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोस्ट पे पद पे चले गए हैं, तो उनसे मुझे जानकारी मिली कि उनके बच्चे कह रहे कि क्या है बाबा साहब का फोटो लगाते हो, ये हटाओ बाबा साहब का फोटो, घर में मत लगाइए। तो वो बच्चे जो आज के बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप को ये करें कि ये बाबा साहब का बात मत रखो, बाबा साहब फोटो मत लगाओ, ये तो नहीं उनके अंदर पैदा हो रहा है। देखिए मैंने कहा ना कि आपको बाबा साहब को समझने के लिए, बाबा साहब ने जो धर्मांतरण किया है, जो 22 प्रतिज्ञाएं हम लोगों को दी हैं, वो 22 प्रतिज्ञा हमारे आचरण का सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है। अब उसको सही तरीके से स्टडी नहीं जब तक करोगे तब तक आप दूसरे लोगों को जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आपकी स्टडी नहीं होगी तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ दीक्षा ली नागपुर में, तब ये 22 प्रतिज्ञाएं समाज को दिलवाई। सर वो उसका उत्तर नहीं मिल रहा सर। जो मैं प्रश्न पूछा हूँ कि आज के बच्चे करें कि बाबा साहब का फोटो घर में मत लगाइए, इससे उनको हीन भावना आती है, तो उन बच्चों के लिए आप बताइए कि वो उनको अंदर ये क्यों भावना पैदा हो? नहीं, ये गलत बात है। जो भी आपने सुना है वो कोई कमजोर लोग ही होंगे ऐसा कहने वाले। दूसरी बात आप सोचिए, अगर मैं एक आपको उदाहरण दूँ, एस.सी. जोशी यहाँ के पहले बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन आज बुजुर्ग हो गए हैं। यहाँ वो थे प्रिंसिपल भी थे शायद, वो तो प्रोफेसर थे वो तो, लेकिन उनके बच्चे आज विदेशों में आए तो उनको कहते हैं कि हमारे पास लाखों का लाइब्रेरी की किताब है लेकिन रखने की मुझे जगह नहीं, लेकिन बच्चे हमारे कह रहे हैं कि इससे दूर, इनको दूर रखिए। तो इसलिए मैं अनुभव के तहत आपसे पूछ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं हरीशचंद्र जोशी, जो एस.सी. जोशी जी वो प्रोफेसर थे दिल्ली सरकार जी भगत सिंह कॉलेज में जी, और वो भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रहे जी। अच्छा, वो बात उन्हीं के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए है जी। क्योंकि आपको बाबा साहब को मानना है तो आचरण में भी ढलना पड़ेगा, आपको कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा और बाबा साहब की बताई अच्छी बातों को अपनाना पड़ेगा। जब तक आप अच्छी बातों को अपनाएंगे नहीं, आप एजुकेट नहीं होंगे, और एजुकेट होकर के जब तक आप
ये नहीं करेंगे। और आप अगर मान लो आप कुरीतियों में फंसे रहे तो आपका कल्याण नहीं होगा। और यही चीज़ है कि आप जो लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, आज विदेशों में क्यों मूर्तियाँ लग रही हैं इतनी? अगर बाबा साहब से नफरत होती तो आज विदेशों में क्यों लग रही हैं? अभी जो है ना वो वियतनाम ने घोषणा की है कि हर चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगेगा। दूसरी तरफ 3 कंट्री जो विश्व की सबसे बड़ी कंट्री हैं, चाइना है, लंदन है और अमेरिका है, तीनों जगह बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मान रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जैसा साहित्य नॉलेजेबल और समाज के लिए हितकारी ऐसा कोई और नहीं है। इसलिए भी तो लोग वो मान रहे हैं, नहीं तो क्यों दूसरे गांधी को क्यों नहीं मानते या और नेहरू को क्यों नहीं मानते? बाबा साहब को क्यों माने? बाबा साहब ने बहुत कठोर मेहनत करके जन कल्याण के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 125वीं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई थी भारत सरकार ने इन्हीं महापुरुष के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के। तो इन्होंने एक हमारे बनते डॉक्टर राहुल बोधी बम्बई में रहते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी दी थी उनको, प्राइम मिनिस्टर को, कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल की छुट्टी और जयंती ये सभी हमारे जितने राजदूत हैं उनको मनानी चाहिए। वो सिर्फ गांधी की जयंती मनाते थे, लेकिन पहली बार 2025 में पूरे संसार के राजदूतों ने, हमारे राजदूतों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई। और दुनिया में बाबा साहब के स्टैचू लगे, इतने बड़े स्टैचू लगे हैं, तो बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के ही कर रहे हैं। और अमेरिका में हमारी एक एसोसिएशन है जो लंदन और अमेरिका के साथ साथ 40 कंट्री में उसके मेंबर हैं, और 40 कंट्री में वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बाबा साहब के स्टैचू लगाने का काम कर रही है। जापान में लगाया उन्होंने, नॉर्वे में लगाया उन्होंने, और तमाम जगह लगाया है। और अमेरिका में अभी भी 1 लाख कार पे जय भीम लिख दिया, 1 लाख कारों पे, और उस पर जय भीम प्लस चमार, समझे नहीं? तो इस तरीके से खुल के हमारे लोग वहाँ आए हैं कि जो जातिवाद फैलाते हैं, घृणा करते हैं, वो टान ठोक कर कह रहे हैं हाँ भाई हम ये हैं और हमारा ये है। और आप मानेंगे कि 6 ऐसे पैसे वाले हैं अमेरिका में, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं वो चमार, अम्बेडकर राइट, और कोई दूसरा अम्बेडकर राइट। तो आप देखिए बाबा साहब से कितने लोग प्रेरणा ले रहे हैं। एक और आपने देखा ही होगा कि अमेरिका के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में जहाँ से उन्होंने ये डीलिट ली थी, उसी विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी 250वीं जयंती बनाई थी। तो 250वीं जयंती में उन्होंने एक पिलर लगाया था, एक पिलर जिसमें अमेरिका के सब जितने राष्ट्रपति थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जो स्कॉलर थे, जो उस कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी थे, उनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। तो सबसे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है उस स्टैचू, और वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगा हुआ है, इतना ऊंचा, जिसके ऊपर पहला बाबा साहब अम्बेडकर। और फिर अमेरिका ने बाबा साहब अम्बेडकर को नॉलेज ऑफ वर्ल्ड डॉक्टर अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सिंबल ऑफ नॉलेज का उपाधि दी, और संसार ने उसको माना है। तो आप ऐसा जो कह रहे हैं कि बच्चे, ऐसा नहीं है, सब बच्चे हमारे, अब हमारे बच्चे, मेरी पोती है वो बाबा साहब को मानती है, दोनों पोतियाँ, मेरी पोती कनाडा गई है, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के उसने बीटेक वहाँ जाके एमटेक किया है, और वो वहाँ मैनेजर लग गई है। सर एक चीज मुझे और थोड़ा समझा दीजिए कि जैसे बुद्ध ने कहा कि जानो फिर मानो, लेकिन आज हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग मनाने के भी लगे हुए हैं कि मानो मानो मानो, इसलिए लोग जनाते तो है नहीं, समझाते है नहीं, कहते मान लो। तो ये भी तो एक हमारे अंदर कमी है। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे धर्म प्रचारक हैं जी, वो ऐसे धर्म प्रचारक नहीं निकले। जैसे भिक्षु ही है, तो भिक्षु इतना, सर एक मिनट चुप रहना थोड़ा। हाँ, जो भिक्षु है वो बड़ा प्रकांड विद्वान होना चाहिए, उसको पूरी नॉलेज बौद्ध धर्म की होनी चाहिए, पूरी बाबा साहब के धर्म की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जब तक। और ऐसा इन सारे लोगों को नहीं है, क्योंकि लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म को भी नहीं पढ़ते। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने धर्मों को खंगाल कर, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने धर्मों को खंगाल कर
आपको बौद्ध धर्म दिया है। तो क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आपका दुख मुक्ति का मार्ग देखना चाहते थे, आपको दुख मुक्ति का मार्ग देना चाहते थे, आपकी दुखों से उसका निराकरण करना चाहते थे। तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्टडी किया है और उन्होंने ये 21 वर्ष में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। उस किताब को आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब क्या चाहते थे और क्या है समाज और क्या है बौद्ध धर्म। बाकी आप बौद्ध धर्म सर मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में जिस तरह से रामचरितमानस को पढ़ा जाता है, बड़े शौक से पढ़ा जाता है, उस तरह से बाबा साहब को जो बुक है भगवान बुद्ध का धम्म, उसको क्यों नहीं लोग इंटरेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? नहीं, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। रामचरितमानस को कहीं नहीं पढ़ा जा रहा ना, लोग अब तो क्रिटिसाइज करने लग गए। अभी आपने देखा इलेक्शन पीरियड में अयोध्या में ही कुछ लड़के वहाँ के शुरू कास्ट के, वो कह रहे हमारा क्या बना हुआ राम से, मंदिर से हमारा क्या बना होगा, हमें तो बाबा साहब की शिक्षाओं से हमारा कल्याण होगा, हमें तो शिक्षा चाहिए, हमें तो एजुकेशन चाहिए। तो जब एजुकेशन मिलेगी तभी तो आपका कल्याण होगा, तभी तो आपको कुर्सी मिलेगी, बगैर एजुकेशन के तो कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग अब जान गए हैं। अभी आप देखते हैं कि जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, आज उन्हीं की लड़कियां समाज में आके तमाम मीडिया के सामने कहती हैं कि अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हमारा उद्धार नहीं होता। दलित समाज ही नहीं, जनरल क्लास की लड़कियां ये बात कह रही हैं। तो क्यों कह रही हैं? कि उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने देखा कि संविधान क्या कह रहा है। आज संविधान में प्रॉपर्टी राइट में और दुनिया भर के अधिकार जो है, जहाँ हिंदू धर्म में स्त्री को वो राइट अधिकार नहीं थे, वो बाबा साहब ने पूना पैक्ट को अपना हिंदू कोड में बना करके इन औरतों को दिया है। तो इतना बड़ा काम किया है और जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो सब मीडिया में बोल रही हैं, आप देखते भी होंगे। क्यों? तो जाग रहे, पढ़ रहे हैं तो जाग रहे हैं जी। उसी से जो भी आज जो बाबा साहब को मानेगा और भगवान बुद्ध को अगर मानेगा तो वो अपने दुखों से छुटकारा पाएगा, जो नहीं करेगा वो फंसा रहेगा। धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, तो हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छा समझाया, बताया है। तो अब मैं चाहूँगा कि आपको धन्यवाद कि आपने मैं भी आपका भी धन्यवाद करता हूँ, तो देख सुनने वालों का भी जी। देख सकते हैं किस तरह कुंवर सेन बौद्ध जी बाबा साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का जो भवन है उसके बारे में बताया है। हमारा प्रयास कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारी पत्रकारिता को निखारना चाहते हैं तो छोटे से छोटा अनुदान जरूर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।